नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्लेक्स एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी की मुख्य स्थल रूपों के बारे में। कि जो पृथ्वी की मुख्य ज़मीन के रूप हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हमने जानना शुरू किया था, क्योंकि इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि वो मेन लैंडफॉर्म्स हैं कौन कौन से, कैसे कैसे बनते हैं। दो प्रोसेस हमने पढ़ी थी, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस, जिसमें हमने जाना था कि वो जो लैंडफॉर्म्स हैं, स्थल रूप्स हैं, वो कैसे बनते हैं। उसके बाद उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, या उसके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं और इन पर कैसा इनका ढाल होती है। ठीक है, वो 3 माउंटेन कौन से थे? एक फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, वलित पर्वत कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन, बरनसोत पर्वत कैसे बनते हैं, और वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, ये हमने उसमें पढ़ा। तो आइए शुरू करते हैं उससे आगे की बातें। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल। जो पर्वत हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। पर्वत पानी का संग्रहगार होते हैं। पर्वत वह जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन। अधिकांश जो नदियाँ होती हैं वे स्रोत होती हैं, या उनके जो स्रोत होते हैं वे उन ग्लेशियर्स में मतलब होता है हिमनदी या हिमानी को ग्लेशियर्स बोला जाता है। हिंदी में ग्लेशियर्स को हिमनदी या हिमानी बोलते हैं, जो कि पर्वतों में पाए जाते हैं। पर्वतों में पाए जाने वाले इन्हीं हिमनदियों से नदी बहकर आती है। रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। जो रिजर्वायर्स हैं, जो जलाशय हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, जलाशय बनाए जाते हैं, और उनसे पानी का उपयोग किया जाता है लोगों के लिए। लोगों के उपयोग के लिए पानी को वहाँ से लिया जाता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इन पर्वतों से आने वाले पानी का उपयोग हम सिंचाई के लिए भी करते हैं, या आप कह सकते हो जल विद्युत बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो नदी की घाटियाँ हैं या टेरेसेस, वोदकाएँ हैं, ये उपयुक्त होते हैं किसी फसल की कृषि करने के लिए, किसी फसल की खेती करने के लिए। माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। पर्वतों के पास, इन पहाड़ों के पास बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। फ्लोरा होते हैं दोस्तों वनस्पति, जो पेड़ पौधे, इनको आप फ्लोरा कहते हैं, वनस्पतियों को फ्लोरा कहते हैं। एंड फोना आप कहते हैं वाइल्ड लाइफ को। किसको? जीव जंतुओं को, जंगली जानवरों को आप क्या कहते हैं? फोना कहते हैं। तो जैसे कि रिजर्वायर की बात की हमने, इसमें रिजर्वायर मतलब जैसे कि आप डैम बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी नदी के घाट पर आपने डैम बना लिया, और डैम बनाने से आप उससे बिजली के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बिजली बनाने के लिए भी, और उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इन पहाड़ों से आने वाले पानी का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। जो जंगल होता है, जंगल से हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, गाय भैंसे खाने के लिए चारा मिलता है, शेल्टर आश्रय मिलता है, रहने की जगह मिलती है, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और बाकी दूसरे उत्पाद भी मिलते हैं। कौन से उत्पाद? जैसे गम, रेजिन्स एक्सेट्रा। जैसे गम, गोंद, रेजिन्स आदि। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। सैलानियों के लिए, जो घूमने वाले लोग होते हैं, सैलानियों के लिए जो पर्वत होते हैं वह उपयुक्त स्थान उनको देते हैं। यह उपयुक्त स्थान
होता है उन सैलानियों के घूमने के लिए। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, और वो सैलानी होते हैं वह एक प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए इन पर्वतों पर घूमते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स, बहुत सारे खेल हैं जो हम लोग इन पहाड़ों की हेल्प से ही खेल पाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काइंग। रिवर राफ्टिंग आपने सुना होगा कि वो जो नदियों में होता है, नदियों में नाव में बैठ के जो लोग एक साथ बैठ जाते हैं कैप वगैरह जैकेट वगैरह पहन के, और वो नदियों में बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं तेज़ तेज़ लहरों में, वो रिवर राफ्टिंग होती है। स्काइंग, जो लोग बर्फ़ में देखा होगा कि वो दोनों हाथों में छड़ी होती है और उस पर स्लिप करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसको स्काइंग कहते हैं। पैराग्लाइडिंग, ये जो पैराशूट के थ्रू होती हैं इनको ग्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रसिद्ध गेम है जो कि ये लोग पर्वत पर खेलते हैं। कैन यू नेम सम प्लेसेस, क्या आप हिमालय पे उन कुछ जगह का नाम बता सकते हो जहाँ पर ये खेल खेले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये करना है। आइए नेक्स्ट, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हिमालय के बारे में। क्या पढ़ा दोस्तों? हिमालय के बारे में। अब एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एक वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है। ये है एक वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है। आइए देखिए, ये आपको पता है कि ज़मीन के अंदर मैग्ना पाया जाता है, और जब मैग्ना पिघलता है तो पिघलने के साथ वह ऊपर की ओर बढ़ता है। जब वह ऊपर की ओर बढ़ जाता है तो ऊपर की ओर बढ़ते हुए इसमें लावा का विस्फोट होता है। क्या होता है? लावा का विस्फोट होता है। और उसी रास्ते में अगर आप बात करो तो जो पिघली हुई मोल्टन की चट्टानें हैं यह नीचे की ओर बहती है, जो कि हम लावा कहते हैं कि लावा बह रहा है। तो ये बहते बहते, मान लो यहाँ से निकला, ये बह गया, इधर ऊपर गया, ये बह गया, ऐसे बहते बहते जो आखिर में विस्फोट होता है उसकी मदद से यह एक चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है, अंदर ही अंदर जो मैग्ना है वह पिघलती रहती है, बाहर निकलती रहती है, वहीं पे साइड में निकल गिरती रहती है। और उस तरह गिरने से, मान लो यहाँ पे है, बाहर निकली, ऐसे फैल गई, और ऊपर गई, ऐसे हो गई, और ऊपर गई, ऐसे हो गई, ऐसे करते करते ये आखिर में इस तरह से बन जाती है, जिससे कि आपको एक ऐसा वोल्केनिक पर्वत देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए, ये था हमने पढ़ा माउंटेन के बारे में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्लेट्यू। किसका दोस्तों? प्लेट्यूज़। प्लेट्यूज़ का मतलब होता है पठार। प्लेट्यूज़ का मतलब होता है पठार। ए प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। एक पठार जो होता है वह एक उठी हुई एवं सपाट ज़मीन को हम बोलते हैं। उठी हुई कैसे भाई? मान लो हम यहाँ पर रहते हैं अपने यूपी में, तो ये फ्लैट, हमारा ये होता है कि ये फ्लैट ज़मीन है। लेकिन पठार क्या होता है? ज़मीन तो फ्लैट है लेकिन ये ज़मीन से ज़्यादा उठी हुई है, इस तरीके से। ठीक है, कि ज़मीन का स्तर यहाँ पे है लेकिन ये इतना ऊंचा उठा हुआ है, लेकिन ऊपर भी सपाट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इट इज़ ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। अपने आसपास के, जैसे आपने देखा होगा मेज, आपने टेबल देखी होगी कि उसके नीचे उसके पाए होते हैं और पाए के ऊपर बिल्कुल फ्लैट होती है। उसी फ्लैट के तरीके को देखते हुए आप कह सकते हैं कि जो आपके पठार वाले इलाके हैं वह भी इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, ए प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। इस पठार की एक या एक से अधिक जो साइड होती हैं वे एक तिरछे ढाल के साथ, उसको कहना है वो ढाल, वह एक खड़ी ढाल उसके दोनों साइडों में होती है। मान लो एक साइड, सपोज करो ये ढाल है, ऐसे बना, ये हो गया आपका स्ट्रेट, फिर ये ढाल बन गया। इस तरह से इसके जो किनारे हैं उन पर ढाल देखने को मिलता है। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स। जो इन प्लेट्यूज, इन पठारों की जो ऊंचाई होती है वह अलग अलग होती है, और वह आपको कुछ 100 मीटर से लेकर और हज़ारों मीटर तक की ऊंचाई के पठार आपको देखने को मिलते हैं। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। और जैसे हमने पहाड़ों के बारे में पढ़ा था कि कुछ पहाड़ तो नए हैं और कुछ पहाड़ काफ़ी पुराने हैं, उसी तरीके से कुछ पठार भी आपको नए मिलेंगे और कुछ पुराने मिलेंगे। इसमें हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, जो आपका नीचे का पठार है। आपने अगर अपने मैप का
ये हिस्सा अगर देखा है तो ये आपका पठारिया इलाका है। कौन सा है? पठारिया इलाका है। इसको आप दक्कन प्लेट्यू कहते हैं, इसको आप दक्कन प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, इसको आप दक्कन प्लेट्यू कहते हैं। किस हिस्से को भाई? ये तो यहाँ पे गुजरात बन गया, इससे नीचे आपका ये आया और इस तरीके से। तो जो इसका ये इलाका है ये इसका पठार इलाका है और ये इस तरह की इसकी ये बन चुका है आपका एक प्लेन एरिया, पठार बन चुका है जिसके साइड में इधर इसकी लेग्स हैं, साइड्स हैं जो कि स्लोप में। ठीक है, तो इस एरिया को आप दक्कन प्लेट्यू कहते हो। एक बार फिर देख लो कौन सा एरिया आपका प्लेट्यू होता है। जो आपका ये मैप है इस तरीके, तो ये जो एरिया है ये आपका पठारिया एरिया है जिसको आप दक्कन प्लेट्यू कहते हो। और ये सबसे पुराना पठार है। क्या है? सबसे पुराना पठार। द ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू इन केनिया। और जो ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका प्लेट्यू है कहाँ पर? केनिया में, तंजानिया में और युगांडा में। ठीक है, केनिया, तंजानिया, युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीकन प्लेट्यू है एंड और उसके अलावा जो पश्चिमी पठार है ऑस्ट्रेलिया का, ये कुछ उदाहरण है पठारों के। किसके? पठारों के कुछ उदाहरण है। द तिब्बत प्लेट्यू। अब बात करते हैं तिब्बत प्लेट्यू की। तो तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद ए हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। समुद्री तल के मध्य से सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत प्लेट्यू है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत पठार है जो कि 4000 से 6000 मीटर ऊंचा पठार है, जो कि 4000 से 6000 ऊंचा पठार है। ठीक है, तो प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। जो पठार होते हैं बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, क्योंकि उनमें बहुत सारे खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं। इन पठारों में बहुत सारे खनिज पदार्थों की खनन पाई जाती हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। परिणाम स्वरूप इस दुनिया की जितनी भी सारी खाने हैं वे सारी पठारी क्षेत्र में ही स्थित हैं। वे सारी पठारी क्षेत्र में ही स्थित हैं। दी अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड। उनमें से कुछ पठारों की अगर बात करें, जो अफ्रीकन प्लेट्यू है, अफ्रीकन पठार है, वह प्रसिद्ध है किसके लिए? सोने और डायमंड की खानों के लिए। किसके लिए? सोने और डायमंड की खानों के लिए। इन इंडिया, भारत में ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं। क्या हैं? बहुत बड़े बड़े रिजर्व होते हैं जहाँ चीज़ों को निक्षेप कह सकते हो, जहाँ इकट्ठी हुई रहती हैं। बहुत बड़े बड़े रिजर्व हैं लोहे के, कोयले के, मैंगनीज़ के, जो कि पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में। कहाँ पर पाए जाते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू आप कह सकते हो यह आपका है मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस एरिया में। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका जो पाया जाता है वह थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इस एरिया में आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। इन द प्लेट्यू एरियाज, इन पठारों के क्षेत्रों में, देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। कुछ जलप्रपात भी हैं या कुछ कहो आप झरने भी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंचाई से नदियाँ गिरती हैं। इन इंडिया, भारत में, द हुंड्रू फॉल्स, कौन सा? हुंड्रू झरना, जो कि छोटा नागपुर पठार पर ही है और किस नदी से गिरता है? सुवर्ण रेखा। किससे? सुवर्ण रेखा नदी से यह झरना इसमें गिरता है। छोटा नागपुर पठार में जो हुंड्रू फॉल्स है यह है सुवर्णरेखा नदी में गिरता है। एंड द जोग फॉल्स, और कर्नाटक में जो जोग फॉल्स है
ये कुछ उदाहरण हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन जल प्रपातों के, इन झरनों के। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सोयल, जो लावा से बनने वाले पठार हैं उनमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, वे बहुत अमीर होते हैं किसमें, ब्लैक सोयल, काली मिट्टी में, दैट आर फर्टाइल, जो बहुत उपजाऊ होती है, एंड गुड फॉर कल्टीवेशन, और खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैनी प्लेट्यूज आर सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, बहुत सारे पठार ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं और वे सैलानियों को या टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं उन सुंदरता के कारण। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें प्लेट्यू के बारे में, पठारों के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग प्लेन्स के बारे में कि प्लेन्स होते क्या हैं, समतल कौन सा एरिया होता है। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड, प्लेन्स जो होते हैं वह चपटी भूमि का एक खिंचा हुआ भाग होता है। दे आर जनरली, आमतौर पर वे 200 मीटर से ऊंचे नहीं होते। पठार 4000 से 6000, जो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत पठार, 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक होता है समुद्री लेवल से, लेकिन ये मध्य समुद्री सतह से कुल ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर ही ऊंचे होते हैं, उससे भी कम ही रहते हैं बल्कि। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, और कुछ प्लेन्स तो अत्यधिक स्तर के होते हैं, कुछ प्लेन्स काफ़ी समतल होते हैं। क्या होते हैं, कुछ जो प्लेन्स हैं वे काफ़ी समतल होते हैं। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग, और जो बाकी होते हैं वे कैसे होते हैं, बाकी उर्मिल और तरंगित होते हैं। कैसे होते हैं, उर्मिल और तरंगित होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, जो अधिकांश प्लेन्स की बात करते हैं, अधिकांश इन समतल भूमियों की बात करते हैं, यह बनते हैं नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा। ये बनते हैं नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा। कैसे, मान लो नदी कहीं से शुरू हुई तो वह अपने साथ बहुत सारे जलोढ़ लेके आती है, मिट्टी, रेत, पत्थर, कंकड़ सब लेके आती है, और वह किसी एरिया पर आकर उसको इकट्ठा कर देती है। तो उस जलोढ़ का निक्षेप होने, जलोढ़ इकट्ठा होने से वहाँ पर एक आपका प्लेन बन जाता है, एक एरिया वहाँ पर बन जाता है। द रिवर्स फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड दैम, जो नदी होती है वह पर्वत की ढाल से बहती हुई आती है और उनको काट के लाती है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि इरोजन, अपर्दन होता है, तो वह क्या करती है, जो नदी होती है वह पहाड़ों से कटती है, क्योंकि पहाड़ों में हिम नदियाँ हैं, हिम नदी से नदी बहती है। जब उनसे नदी बहती है तो वह पहाड़ के साथ बहती हुई उनको, उनकी मिट्टी को काटती हुई अपने साथ लेके आती है, और दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और जो अपने साथ कटाव में वह मिट्टी, रेत, कंकर, कक्कर लेके आती है उसके साथ आगे बहती रहती है। देन दे डिपोजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिलेट अमंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज, और वह उन निक्षेपों को, उन अपने साथ ला रहे वजन को, चाहे पत्थर हो, कंकर हो, रेत हो, मिट्टी हो, उन सबको अपने साथ इकट्ठा करके लाती रहती है और उन सबको अपनी घाटी में इकट्ठा कर देती है। इट इज़ फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म, और यह वही निक्षेप है, यह वही चीज़ इकट्ठी होती है, और जहाँ यह इकट्ठी होती है वहाँ पर मैदान बना देती है, वहाँ पर मैदानी इलाके बना देती है। जनरली आमतौर पर प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, जो मैदान होते हैं वह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, और इन मैदानों पर यातायात के लिए जो ज़रूरी संरचनाएं हैं उनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। भाई सड़क हो गई, ट्रेन की पटरी बिछानी है, एयरपोर्ट बनाना है, तो उन सब के लिए आपके मैदानी इलाके ज़्यादा सुरक्षित हैं बजाय पहाड़ी इलाकों से। भाई अगर आपको पहाड़ में सड़क बनानी है तो पहाड़ काटना होगा, पहाड़ काटोगे तो ज़्यादा चौड़ा नहीं काट सकते, क्योंकि पहाड़ ख़त्म हो जाएगा, गिर भी सकता है, नुकसानदायक कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैदानी इलाके ज़्यादा सुरक्षित होते हैं सड़कें बनाने के लिए, यातायात के तरीक़ों को डेवलप करने के लिए।
दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो मैदान होते हैं ये दुनिया के सबसे घने जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, और इन नदियों के द्वारा बनाए जाने वाले जो मैदान हैं, सबसे बड़े जो मैदान हैं वह एशिया और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एशिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं इन एशिया, तो एशिया में जो ये मैदानी क्षेत्र बनते हैं यह बनते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। एशिया में, भारत में जो ये मैदानी क्षेत्र बनते हैं ये बनते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। एंड द यंगत्से इन चाइना, और चाइना में यंगज, जो यंगत्से नदी है उसके द्वारा वहाँ पर मैदान बनते हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज़ फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, और जो मैदानी इलाके हैं यह बहुत ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र हैं मानव के रहने के लिए। देयर इज़ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। देयर इज़ अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, और यहाँ पर एक बहुत अधिक मात्रा रहती है उन लोगों की इस चपटी भूमि पर, क्योंकि यहाँ पर आराम से घर भी बन सकते हैं और यहाँ पर खेती भी बड़े अच्छे से की जा सकती है। कहाँ पर? इन मैदानी इलाकों में। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोयल्स, इस उपजाऊ मिट्टी होने के कारण द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन, जो भूमि है यह बहुत ज़्यादा उत्पादक पैदा करने वाली होती है खेती के टाइम में। इन इंडिया टू, भारत में भी द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। भारत में भी जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, जो इंडो गंगेटिक, गंगा का जो मैदान है यह बहुत घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है पूरे देश का। पूरे देश की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वह गंगा के मैदान में या इसके आसपास पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा मैदानों के बारे में। अब तक हम पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं, पठारों के बारे में पढ़ चुके हैं और मैदान के बारे में, दैट मीन्स माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में और प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। स्थल रूप और लोग। क्या पढ़ेंगे? स्थल रूप, जो भूमि के, इस ज़मीन के अलग अलग आकृति हमें देखने को मिली वो, और लोगों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। मानव जीवित रहता है या जीता है अलग अलग प्रकार की स्थल रूपों में, अलग अलग तरीक़ों से। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज, पर्वतीय क्षेत्रों में जो ये जीवन है बहुत ज़्यादा कठिन होता है। प्लेन्स प्रोवाइड, और जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मच बेटर कंडीशन, ज़्यादा अच्छी स्थिति हमें दे पाते हैं। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, और बहुत आसान होता है इनमें फसलों को उगाना। बिल्ड ए हाउस, एक मकान को बनाना। ए रोड इन ए प्लेन, और मैदान में एक सड़क को बनाना। देन ए माउंटेन, एक पहाड़ की तुलना में एक मैदान में ज़्यादा आसान होता है घर बनाना, खेती करना, सड़क बनाना। ठीक है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। क्या आप कुछ और अंतर बता सकते हो जिससे कि लोग अलग अलग स्थलारूपी में रहना पसंद करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कोज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं मतलब अर्थक्वेक, भूकंप आ जाएगा, वोल्केनिक, ज्वालामुखी फट जाएगा, स्टॉर्म्स, तूफान आ जाएगा, एंड फ्लड्स, और बाढ़ आ जाएगी। इन कुछ कारणों से हर जगह पर क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन, विनाश हो जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, बहुत बड़ी संख्या में जीवन नष्ट हो जाता है। एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, बहुत बड़ी संख्या में जीवन भी नष्ट होता है और जीवन के साथ साथ वहाँ की संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस,
अबाउट सच इंसिडेंसेस वी में लोअर द रिस्क, और इस आपदाओं के बारे में अगर हम जागरूकता फैला दें तो हो सकता है इस होने वाले खतरे को हम लोग कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड में ये एक पिक्चर दी गई है, ये एक रोप ब्रिज है। क्या है? ये एक रोप ब्रिज है, और कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच स्टेट द रोप ब्रिज फाउंड, इन विच स्टेट इज द रोप ब्रिज फाउंड, तो आप क्या कहोगे? रोप ब्रिज इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यू मे फाइंड आउट योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। जब आप अपने चारों तरफ देखोगे, अपने आसपास के लोगों को देखोगे, तो आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि आप पानी और ज़मीन का उपयोग कितने तरीक़ों से कर सकते हो। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर, क्वाइट ऑफन प्राय वी यूज़ द लैंड, हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं एक वेस्टफुल मैनर, बिल्कुल बर्बाद करने वाले तरीके के रूप में। उदाहरण करते हैं इसका, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन ए फर्टाइल लैंड। मान लो ज़मीन तो है उपजाऊ, खेती करने लायक ज़मीन है, और हमने उस ज़मीन पे मकान बना दिया, फ्लैट्स बना दिए, तो हुआ क्या कि जो उपजाऊ ज़मीन थी वो तो वेस्ट हो गई। क्योंकि भाई आप मकान तो कहीं भी बना सकते हो, इतनी सारी बंजर भूमि है, आप वहाँ मकान आराम से बना सकते हो, लेकिन आपने फर्टाइल लैंड उपजाऊ भूमि पर मकान बना दिए। जैसे कि नोएडा में होता है आजकल, नोएडा में बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन थी, तो वहाँ की उपजाऊ ज़मीन सब किसानों ने बेच दी, और वहाँ पर बिल्डरों ने मकान बना दिए। अब जो बिल्डरों ने मकान बनाए तो वह तो फर्टाइल सॉइल ख़त्म हो गई, इतनी अच्छी भूमि, वहाँ पे बहुत अच्छा फूड प्रोड्यूस हो सकता था किसी फॉर्म में, लेकिन वह सब नष्ट हो गए। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग दैम डर्टी, और हम कूड़ा डाल देते हैं ज़मीन पर या पानी में, उससे वे दोनों चीज़ें खराब हो जाती हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर, हमें इस लापरवाही के तरीके को बंद कर देना चाहिए, प्रकृति के दिए हुए इन उपहारों को संजोने के लिए, इन्हें अच्छा रखने के लिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, जो अवेलेबल लैंड है, जो हमें उपलब्ध हुई हुई ज़मीन है, वह सिर्फ हमारे ही इस्तेमाल के लिए नहीं है। मान लो हमें आज कुछ चीज़ मिली, हमें ज़मीन मिली, पानी मिला हुआ है, हवा मिली हुई है, ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही हमें इस्तेमाल करनी है। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस, इस पृथ्वी को एक अच्छी जगह बनाना, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन चीज़ों को अच्छे से संभाल के रख के जाएँ, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इनका इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा हमारे लैंड फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। ये नीचे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, इनको देखिए और उनके लिए पहले ये पढ़िए, फिर उसके बाद इनको देखिए, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर भी हैं, ये देखिए, ये पहाड़ों पर होने वाली खेती है, जिसको आप टेरेस फार्मिंग भी कह सकते हो, ठीक है दोस्तों। आइए, ये रिवर राफ्टिंग हो रही है, ये पहाड़ों पर मकान दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये बर्फ़ फैली हुई है सड़क के चारों ओर, तो आपको ये भी पढ़ना है। आइए, ये आपकी एक्सरसाइज है। व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स, मेजर लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, प्रमुख स्थलाकृति क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं। माउंटेन और प्लेट्यू में क्या अंतर होता है, भाई माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं और पठार 4 से 6,000 मीटर ऊंचे ही पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के माउंटेन आपने पढ़ा, फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। माउंटेन्स यूज़फुल टू मैन, किस तरह से पर्वत मानव के लिए उपयोगी हैं, यह भी आपने पढ़ा। मैदान कैसे बनते हैं, यह भी आपने पढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, जो
नदी के जो मैदान होते हैं वह ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र क्यों बनते हैं, यह भी आपने पढ़ा। और पर्वतों पर कम जनसंख्या क्यों रहती है, यह भी आपने पढ़ा। द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, जो पर्वत होते हैं वह किस आधार पर हिल, जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनसे अलग होते हैं, किस आधार पर, एलिवेशन, स्लोप, एस्पेक्ट। तो आपको पता है कि हिल कम ऊंचाई वाले होते हैं और पर्वत ज़्यादा ऊंचाई वाले होते हैं, तो इसका आंसर हो गया एलिवेशन। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आप कर भी लेंगे। मुझे पता है आपने बड़े अच्छे से वीडियो को सुना और समझा है। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ त्रुटि आती है आप दोबारा फिर वीडियो को एक बार देख सकते हैं और दोबारा देखने में तो आप बिल्कुल इसको फाड़ ही दोगे बस। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, तो ये हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।